वेलकम इन दिस क्लास। आज हम पीएन संधि जो है उस पीएन संधि के लिए उस पर आरोपित वोल्टा और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य जो संबंध है उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसे हम पीएन संधि समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व कक्षाओं में हमने ये देखा कि P में बहुसंख्यक होल और N में जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें किसी एक अर्धचालक में धारा के प्रवाह की, तो किसी एक अर्धचालक में धारा का जो प्रवाह है वह दो प्रकार होता है, एक तो अपवहन धारा और दूसरी विसरण धारा। ठीक है, तो अगर हम P और N अर्धचालकों की एक संधि बनाएं, जिसके एक तरफ बहुसंख्यक P और दूसरी तरफ बहुसंख्यक क्या है, N है, तो इस संधि क्षेत्र पर हम देखते हैं कि N के इलेक्ट्रॉन और P के होल का क्या हो जाता है, पुनः संयोजन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता। ठीक है, तो इस जो क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस अवक्षय परत के इस तरफ बहुसंख्यक होल का क्षेत्र है और इसके दूसरी तरफ बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है। तो अगर हम ये चाहें कि इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन होल्स और N के इन इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इस ऊर्जा से यह इस अवक्षय परत को क्या करेंगे, पार करेंगे और इस परिपथ में धारा का चालन होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम जो अप्लाई वोल्टेज है और इसमें बहने वाली जो धारा है I, उनके बीच में क्या गणितीय संबंध होता है वो डिराइव करना चाहते हैं। अवक्षय परत के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए कि यहाँ अवक्षय परत जो होती है वो एक तरह की विभव रोधिका का काम करती है। अगर इन होल और इन इलेक्ट्रॉन के पास इसको पार करने के तुल्य विद्युत ऊर्जा नहीं है तो यह पार नहीं कर पाएंगे और इस संधि से धारा का चालन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इस विभव रोधिका को पार करने के लिए जितना विभव चाहिए वह कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम निरूपित करते हैं VB से। ठीक, आगे अब हम एक चाहे हम P अर्धचालक की बात कर लें, चाहे हम N अर्धचालक की बात कर लें। तो जैसे फिलहाल हम एक N अर्धचालक के लिए इस बात को आगे समझना चाहते हैं कि N में बहुसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों का एक तो इस पर आरोपित वोल्टेज या विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, अपवहन प्रवाह होगा, और दूसरा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनका क्या होगा, विसरण होगा, जो कि हमने इससे पूर्व कक्षा में पढ़ा था। तो अगर N में इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो धारा घनत्व है, देखिए N क्षेत्र में अगर हम धारा घनत्व की बात करें तो वो हो जाएगा अपवहन और दूसरा विसरण के कारण। अगर मान लीजिए आपने कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है तो इसलिए आरोपित वोल्टा 0 होने के कारण कुल धारा हम जानते हैं नहीं बहेगी, इसलिए कुल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, 0। अब हम अपवहन धारा घनत्व और विसरण धारा घनत्व को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए N क्षेत्र में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपवहन धारा घनत्व का क्या सूत्र होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E और VD अपवहन वेग। अपवहन वेग को हम यहाँ निरूपित करते हैं किससे, या उसको रिप्लेस कर सकते हैं म्यू N और आरोपित क्षेत्र E से। यहाँ देखिए यह जो आरोपित क्षेत्र है यह बाह्य आरोपित क्षेत्र न होके इस विभव रोधिका के पास जो विद्युत क्षेत्र है वह है। यहाँ विसरण धारा घनत्व की बात करें तो विसरण धारा घनत्व को हमने कल डिराइव किया था नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इनटू एक अपवहन विस्तरण नियतांक आया था dn, और यहाँ पर dn/x सांद्रता में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, दूरी के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर कुल धारा प्रवाहित नहीं हो रही है n क्षेत्र से p क्षेत्र की ओर, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 0। नेक्स्ट, इस समीकरण को हम थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ से dn/n क्या लिखा जाएगा, एक साइड लेफ्ट में गई तो माइनस ई, यहाँ सॉरी n नहीं आएगा, e आएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, n में तो परिवर्ती है इसलिए वो यहाँ आ गया। तो dn, e से e कैंसिल हो जाएगा इसमें, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा dn/n इज इक्वल टू म्यू n डिवाइडेड बाई dn इंटू e इंटू dx। ठीक है, देखिएगा आपकी म्यू n और dn इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनों के लिए विसरण गुणांक का जो अनुपात होता है, यह आइंस्टीन के अनुसार यह नियत होता है, और जिसे हम Vt से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस Vt का जो मान है यह E/kT के तुल्य होता है। यह इस में आइंस्टीन समीकरण से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा dn/n इज इक्वल टू माइनस E/kT और E dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर समाकलन की लिमिट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए E/kT नियतांक है तो इसलिए बाहर रह गया, यहाँ समाकलन की लिमिट को इंट्रोड्यूस करा। मान लीजिए n में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, n क्षेत्र में, और np है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, p क्षेत्र में। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है तो हम उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे कि n क्षेत्र से p क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के मान क्या है। नहीं बात, तो n में जो चेंज होगा वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ इस समाकलन की जो सीमा है उसको हम लिख सकते हैं np और n, ये ड्यू टू जो चेंज है किसमें, n की संख्या में, n क्षेत्र में और p क्षेत्र में। नेक्स्ट, यहाँ देखिए E और dx को आप समझिए। E हमने कहा कि इस विभव रोधिका के अंदर उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र है, वो क्या है, E है। और इस विभव रोधिका की जो सीमा है वो x1 से हम कहते हैं कहाँ तक है, x2 तक। ये जो रेंज है वो रेंज है x1 से x2 तक। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट बताना चाहें तो ये लिमिट हो जाएगी x1 से x2 तक। चलिए अब इसको समाकलित करते हैं। तो dn/n का लिखा जा सकता है इसको log ऑफ n, और log ऑफ n की लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ nn माइनस log ऑफ np, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिएगा इधर E/kT को कांस्टेंट रखते हैं और E को हमने अलग ले लिया क्योंकि E एक विभवरोधिका के अंदर उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर समाकलन हो गया x और लिमिट पुट की तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये जो ऋण चिन्ह है इसको हम यहाँ इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत विभव की हमने परिभाषाएं पढ़ी है छोटी क्लासों में, दैट इज माइनस E.dl फ्रॉम x1 टू x2। ये विभवांतर हो जाएगा, अनंत से किसी दूरी तक तो हो गया विभव, और एक से दूसरी दूरी तक हो गया विभवांतर। तो यहाँ पर जो ये विद्युत विभवांतर है दैट इज, अगर E कांस्टेंट है तो ये क्या लिखा जाएगा, देखिए v इक्वल टू माइनस ई, अगर कांस्टेंट है तो ये लिखा जाएगा x2 माइनस x1। ये विद्युत विभवांतर कहाँ है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो यह टर्मिनल्स के बीच में जो विभवांतर है वह क्या कहलाती है, विभव रोधिका की ऊंचाई।
पोटेंशियल की टर्म में वो क्या है, वी बी। तो यहाँ इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे वी बी से, और log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो log nn अपॉन np इज इक्वल टू e बाई के टी, और इसको हमने किससे लिखा, वी बी। ठीक है, यहाँ से अगर हम n को लिखना चाहें तो log के हटाएंगे तो ये e टू द पावर में हो जाएगा, तो ये हो गया एन पी इंटू ई टू द पावर ई वी बी बाई के टी। और अगर हम एन पी लिखना चाहें, एन पी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, पी क्षेत्र में, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन एन ई टू द पावर माइनस ई वी बी बाई के टी। ठीक, ये काम हमने किया किसके लिए, एन क्षेत्र के लिए। अगर यही बात हम पी क्षेत्र के होलों के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा, इसी संबंध को देखिए, पी क्षेत्र के होल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब है होल। ठीक है, यहाँ एन पी क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी क्षेत्र। तो यहाँ अगर मैं पी एन लिखना चाहूँ तो वो क्या है, नंबर ऑफ होल किसमें, एन क्षेत्र में। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी पी ई टू द पावर माइनस ई वी बी बाई के टी। पी एन और पी पी क्या चीज है, पी पी है नंबर ऑफ होल किसमें, पी क्षेत्र में, और पी एन है होल किसमें, एन क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पी एन यानी कि होल्स किसमें, एन क्षेत्र में, वह एक चरघातांकी घटता हुआ फलन है इस कंपेरेटिवली इसके, तो ये वैल्यू पी पी से क्या होगी, कम होगी। क्योंकि होल कहाँ ज्यादा है, इस समीकरण को आप याद रखने का ये रखिएगा कि होल्स है वो पी में ज्यादा है। तो अगर हम होल्स की बात करें कि इसमें एन क्षेत्र में, तो वह कंपेरेटिवली क्या होगी, कम होगी। और कंपेरेटिवली कब होगी, जब ये एक छोटी संख्या से गुणा हो। तो छोटी संख्या यहाँ गुणा क्या होगी, ई टू दी पावर माइनस जो आएगी वो एक मान क्या होगा, ऋणात्मक होने से ये छोटा मान होगा। तो ये पी एन को पी पी से कम निरूपित कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हमने पी क्षेत्र में होल और एन क्षेत्र में होल या का मध्य एक संबंध स्थापित कर लिया। जो हमने एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था, अब वो हमने पी क्षेत्र के लिए बताया, यह आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम बात करें कि अगर इस पी एन डायोड पर या इस संधि पर कोई विद्युत विभवांतर बाह्य लगाया जाता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आरोपित बाह्य विभवांतर क्या है, V है, और वो भी क्या, फॉरवर्ड बायस में, नहीं बात। तो इस विभवांतर के कारण क्या होगी, इस अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, कम। ये हम छोटी क्लासों में पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि होल इस धन वोल्टा से क्या होंगे, दूसरी तरफ गति करेंगे, उन पे बल लगेगा। और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या होंगे, इस ऋण वोल्टा से क्या होंगे, इन पर बल लगेगा। तो पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर V आरोपित बाह्य वोल्टा V में वृद्धि करने पर यहाँ से होल है वो क्या होंगे, एन में पहुंचेंगे, पी से होल क्या होंगे, एन में पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एन में होलों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एन में जो पहले होल थे, अब कंपेरेटिवली उससे होल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो एन क्षेत्र में होल की संख्या में वृद्धि होगी। तो एन क्षेत्र में पहले होल कितने थे, तो होल पहले एन क्षेत्र में क्या थे, पीएन। होल्स एन क्षेत्र में कितने थे, पीएन थे। अब उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, जिसको मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा पीएन से लिखता हूं। और इसके कारण देखिए कि
क्या फर्क पड़ेगा होल्स की संख्या में n क्षेत्र में? अगर हम इस फार्मूले को मॉडिफाई करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, क्या यहाँ अवक्षय परत की मोटाई VB रहेगी? नहीं, बाह्य वोल्टा फॉरवर्ड बायसिंग में आरोपित करने पर विभव परत की चौड़ाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण हो n क्षेत्र में होलों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यह अवक्षय परत की मोटाई को हम VB ने कह के इसमें कमी हो गई, और ये कितनी कम हो गई, VB माइनस V। तो यहाँ इस फार्मूले में अवक्षय परत की मोटाई को VB न लिख के क्या लिखेंगे, VB माइनस V। तो उसी संबंध को यहाँ वृद्धि हुई है, और यहाँ वृद्धि का कारण है क्योंकि ये VB माइनस V है, ये यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो ये आ गया PP e टू दी की पावर माइनस E VB माइनस V बाई KT। ठीक है, अब अगर हम Pn का मान रखें उस फार्मूले से और Pn को इस तरफ लिखें तो देखो कितना चेंजेस हुआ होलों की संख्या में n क्षेत्र में। तो इसको PP e टू दी पावर माइनस EVB बाई KT e टू दी पावर प्लस EV बाई KT अलग अलग लिख लिया इन दोनों पदों को, और ये माइनस में लिखा Pn, और इस Pn का मैं अगर मान लिखूं तो ये हो जाएगा PP e टू दी पावर माइनस EVB बाई KT। देखिए दोनों में से ये टर्म कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लिया तो n क्षेत्र में होलों की संख्या में परिवर्तन दैट इज इक्वल टू PP e टू दी पावर माइनस EVB बाई KT कॉमन आ गया, और यहाँ रह गया e टू दी पावर EV बाई KT माइनस 1। देखिए ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, का कारण हम स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं। n क्षेत्र में इन होलों की संख्या बढ़ने का कारण है आरोपित बाह्य विद्युत विभवांतर, जिसका कारण है अवक्षय परत का कम होना, और अवक्षय परत का कम होने से इन होलों का P क्षेत्र से n क्षेत्र की ओर आना। समझ आई बात? तो इन होलों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक धारा बहेगी। तो उस धारा का मान अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए हम जानते हैं कि धारा घनत्व J इज इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला होता है NEVD। ठीक है, N इकाई आयतन में आवेश वाहक, E एक आवेश वाहक पे आवेश, और VD उनका अपवहन वेग। यहाँ देखिए यहाँ पर जो धारा बही है उसका कारण क्या है, P में होलों की संख्या में वृद्धि होना। तो इट मीन इस n को हम किस पे लिखेंगे, डेल Pn पे। n क्षेत्र में होलों की संख्या में वृद्धि होना इंटू एक होल पे कितना आवेश होता है, E आवेश होता है। ठीक है, और उस होल का अपवहन वेग जिसको मैं Vs से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन होलों का P से n क्षेत्र में आने के कारण वही धारा घनत्व है। अगर हम धारा को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो धारा I इज इक्वल टू क्या होता है, धारा घनत्व इंटू एरिया। तो इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेता हूं। तो यहाँ पर होलों की संख्या में P से n की ओर हो जाने पर, ठीक है, जो परिवर्तन हुआ उसके कारण बहने वाली धारा को मैं IH से लिखता हूं। तो ये हो जाएगा जिस धारा घनत्व है मल्टीप्लाई बाई डेंस एक एरिया क्रॉस सेक्शन वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस डेल Pn का मान अगर वहां रखें तो हमें मिल जाएगी होलों के P से n की ओर जाने पर बहने वाली धारा। तो अगर IH को इंट्रोड्यूस करवाएं तो यहाँ वो सारी एक्स्ट्रा जो आएंगे वो आ जाएंगे E A VH PP e टू दी पावर माइनस EVB बाई KT इंटू e टू दी पावर EV बाई KT माइनस 1। देखिए ये सब राशियां क्या है, एक धारा की विमा के तुल्य होगी और एक सैचुरेशन करंट या एक नियत मान की धारा को निरूपित करेगी। तो ये IH इज इक्वल टू, इसको मैं एक कांस्टेंट बोल देता हूँ, IPP है, होल्स है ना, तो इसको हम एक बार I होल्स के लिए मैं 0 रिप्रेजेंट कर देता हूँ या कुछ भी, और इनटू
ई टू द पावर ई वी बाई के टी -1, ये लिखा हमने। ये धारा होलों के P से N में आने के कारण प्रवाहित धारा है। इसी प्रकार ये का यही सारा कंसेप्ट हम क्या बताएंगे कि N से इलेक्ट्रॉन का P में आना। तो N से इलेक्ट्रॉन का P में आने के लिए जब हम इसी प्रोसेस से धारा का मान ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का, इसी आरोपित वोल्टा V के कारण, तो वो क्या आएगा, वो आएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो IE वो करंट आएगी सेम एज I, 0 की जगह हम उसको इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम उसको नेगेटिव चार्ज IN से लिख देते हैं, और e टू द पावर EV बाई के टी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए होल धारा का चालन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धारा का चालन कर रहे हैं, तो कुल जो धारा होगी वो क्या होगी, इन दोनों के योग के तुल्य होगी। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा I = IH + IE, P के होल्स N के इलेक्ट्रॉन्स। तो देन I = यहाँ IH और IE का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम जो नियत मान था होल्स का और जो नियत मान है इलेक्ट्रॉन का इंटू ई टू द पावर EV बाई के टी -1। यह योग एक अधिकतम मान को निरूपित कर रहा है, या जिसको हम कह देंगे IS सैचुरेशन करंट और ई टू द पावर EV बाई के टी -1। देखिए यह संबंध इस पीएन संधि के लिए प्रवाहित होने वाली धारा और इस पर आरोपित वोल्टा के मध्य है। यह पीएन संधि समीकरण या डायोड समीकरण, ठीक है, या धारा वोल्टा पीएन संधि के लिए समीकरण के रूप में जाना जाता है। हमने ये प्रोसेस पढ़ी फॉरवर्ड बायस के लिए। अगर हम रिवर्स बायस की बात करते तो क्या होता है, रिवर्स बायस में आरोपित वोल्टा क्या हो जाती, नेगेटिव। तो यहाँ अगर हम V को माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वोल्टा को माइनस से कर दो, ये पश्च बायसित की स्थिति में डायोड में प्रवाहित धारा को बताएगा। चलिए एक बार हम समझते हैं कि अगर बायसित हो तो धारा का व्यवहार कैसा होगा, और अगर पश्च बायसित हो तो धारा का व्यवहार कैसा होगा। देखिए अगर बायसित होगी इसका मतलब जो V है वो धनात्मक है, ठीक है। तो V धनात्मक है तो e टू दी पावर EV बाई के टी पर आप विचार कीजिए। देखिए e टू दी पावर E इलेक्ट्रॉन का आवेश 10⁻⁻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 ⁻
जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई के, बोल्ट्जमान नियतांक 10 की घात -23 और टेम्परेचर कुछ केल्विन, मान लीजिए 200 300, तो यानी इसका ऑर्डर हो गया 10 की घात 2, तो ये 10 की घात 2 और ये हो गया -21 ऊपर आया तो ये 10 की घात हो गया 2, तो 10 की घात 2 का मतलब हो गया e की घात 100, तो e की घात 100 जो है वो 1 से बहुत बड़ी राशि है। इसका मतलब क्या हो गया, I इज इक्वल टू IS e टू दी पावर क्या लिखा जाएगा, EV/kT, -1 नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए इस स्थिति में अगर वायसन में बहने वाली धारा क्या होगी, चरघातांकी रूप से बढ़ेगी, जो कि हम जनरली जानते हैं कि I और V में जो डायोड के अगर वायसीकरण का ग्राफ होता है वो ये होता है, चरघातांकी रूप से इसका मान बढ़ना। अगर पश्च वायसीकरण की बात करेंगे तो यह आरोपित वोल्टता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक होने का मतलब है कि e टू दी पावर EV/kT का मान क्या हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा। तो 1 से बहुत छोटा का मतलब ये क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल। तो यहाँ से I बराबर इस समीकरण से क्या आ जाएगा, -IS। तो देखिए एक संतृप्त मान की धारा बहती है अगर पश्च वोल्टता लगाई जाए।
समझ आएगा। तो देखिए कैसा ग्राफ है, अगर हम पश्च बायसी करंट की बात करें तो डायोड पर आरोपित वोल्टता और उसमें बहने वाली धारा का जो ये ग्राफ होता है, ये हम जानते हैं कि ये ऐसा होता है। एक ऋणात्मक मान की धारा है वो बहती है पश्च बायसी करंट में, जिसके मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो अगर बायस में डायोड एक अच्छे चालक का व्यवहार करेगा और पश्च बायसी करंट में डायोड क्या होगा, एक अच्छे प्रतिरोध अवरोधक का व्यवहार करेगा। तो ये पीएन संधि में आवेश वाहकों का वोल्टेज लगाने पर धारा में कैसे परिवर्तन होता है, इसका गणितीय संबंध हमने स्थापित किया, जो कि डायोड समीकरण कहलाता है।